हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2021 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। अब तक मैं आपको 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चंस करा चुका हूं। बाकी 80 से लेकर 125 तक क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है? तो वीडियो को लेंथ ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। ये वीडियो को मैं पहले बना चुका था, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो करप्ट हो गया, इसलिए इस वीडियो को दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ अगर कोई भी कमी रही हो तो इसे थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिएगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। क्या है आइए देखते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। कह रहे हैं हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। ठीक है, कुछ लोग हैं 300 जिनमें से 150 लोग जो है हिंदी बोलते हैं, 200 लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो मगर हिंदी वाले लोगों को एन एच से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो क्या है एन एच इज इक्वल टू 150। एन ई इंग्लिश वाले लोग जो हैं 200 हैं, और एच यूनियन ई जो है इक्वल है कितना 300 पीपल की। टोटल 300 पीपल्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या कि दोनों लैंग्वेजेस कितने लोग बोलेंगे। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है कि एन ए यूनियन बी इक्वल होता है एन एच यूनियन ई। एक्चुअली ए और बी आदत में आ चुका है, इसलिए बार बार ना चाहते हुए भी ए अपने आप ही लिख जाता है। तो यहाँ पर एन ए यूनियन बी इक्वल होगा किस चीज़ के एन एच यूनियन ई। दैट इज इक्वल होगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। एन एच की वैल्यू आपको पता है क्या है एच, और एन एच यूनियन ई की वैल्यू आपको पता है क्या है, वो है 300। ये है 150, ये है 200। ठीक है, 300 इज इक्वल टू 150 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल होगा किस चीज़ के 350 माइनस 300 दैट इज 50। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। तो ये कह रहे हैं इन अ ट्रायंगल लेंथ बी या साइड बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो कह रहे हैं हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है, साइन गिवन है, दैट इज क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, दैट इज परपेंडिकुलर ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। तो तीसरी साइड क्या रहेगी आइए देखते हैं। अगर ये 3 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ट्राइंगल की आपको 3 साइड्स दिख गई, क्या एक भी साइड इनसे मैच करती है? जी नहीं। अगर कोई भी साइड इनसे मैच नहीं कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा कोई ट्राइंगल ही नहीं है जिसमें साइन ए इज इक्वल टू 3/7 हो और साइड्स ये वाली हो। ये हो गया एक बराबर आंसर इसका। और अगर आपको एक आंसर इसका प्रॉपर तरीके से निकाल के लेके आना है तो कैसे निकालेंगे? वाई यूजिंग साइन फार्मूला। क्या होता है? साइन ए अपॉन ए इक्वल होगा किस चीज़ के साइन बी अपॉन बी के। साइन ए की वैल्यू 3/7 और ए की वैल्यू 2 है, तो इंटू में जाएगा 2 इक्वल होगा किस चीज़ के साइन बी अपॉन 5। ठीक है, साइन बी हमें पता नहीं है, बी की वैल्यू हमें पता है क्या है 5। थोड़ा सॉल्व करते हैं क्या पाते हैं। तो साइन बी इक्वल होगा 5 3 15 अपॉन 7 2 14। कह सकता हूँ 15/14 की जो वैल्यू है एक ग्रेटर होगी किस चीज़ से 1, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग का मीन्स है कि 1 से तो ग्रेटर ही है ना। और अगर गलती से भी साइन में, ठीक है, और अगर गलती से भी साइन में साइन की वैल्यू किसी भी एंगल की ग्रेटर देन 1 आ जाती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो संभव ही नहीं है। दैट इज साइन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, सो नो सच ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। ठीक है ना, इट इज ऑप्शन नंबर ए, 0 इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। कह रहे हैं इफ फॉर अ मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 12 देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज। आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। उसकी वजह है क्योंकि ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था। किन्हीं टेक्निकल कारण की वजह से ये वीडियो जो है करप्ट हो गया, तो मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि मीन डेविएशन इक्वल होता है किस चीज़ के? अगर ये डेविएशन मेरा सिमेट्रिकल है तो मीन डेविएशन इक्वल होगा 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब ये हो गया 12 इज इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 3 जा 12 होता है और 5 इंटू 3 दैट इज 15। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 84।
तो इन्होंने कहा कि आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए किस चीज़ का, टेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सिर्फ कॉस का नहीं है, ये टेन का जितना भी वैल्यू फाइंड आउट करके आएगी उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू टेन के टर्म्स में पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सीधा फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू इक्वल होती है किस चीज़ के, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इस वैल्यू को उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए तो क्या पाएंगे, आप पाएंगे टेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू इक्वल होगी टेन ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कह सकता हूँ मैं वैल्यू मिली मुझे स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये वैल्यू मुझे मिल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो हमें वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, टेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज जो वैल्यू निकल के आई थी ये वाली, इसका हमें करना है स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तब क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो पाऊंगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस वन का तो जीरो हो जाएगा और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या, माइनस का टू अपॉन एक्स क्यूब। क्यों, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरी पावर हो जाएगी माइनस का टू, दैट इज एक्स की पावर माइनस टू। और एक्स की पावर माइनस टू है, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस टू इंटू एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन माइनस का थ्री, दैट इज अपॉन में एक्स की क्यूब में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माइनस का टू अपॉन एक्स क्यूब इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप इस पर एक बार फोकस कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ हटके हैं, कुछ नया करके करा गया है इन टाइप के क्वेश्चंस में। क्या है, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओके, देन एंगल ए ओ बी इज 70, ए ओ बी इज 70, then 70 minus x is equal to where x is the angle ACV। ये एंगल x है, तो आपसे 70 माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आप सोच पा रहे होंगे, आपने इसका आंसर आता है, मुझे मालूम है आपको इसका आंसर आता है, बस आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कैसे, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या मैं इसका उल्टा भी बोलूं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन आपने इसका जो डायग्राम है या फिगर है वो आपने इस टाइप से नहीं पढ़ी है, आपने पढ़ी है इस टाइप से कि अगर ये एंगल ए है तो मेरा ये एंगल कितना होगा, ये मेरा एंगल 2A होगा, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो आप देखेंगे एक चतुर्भुज बनेगा ये इस टाइप से। ठीक है, ये कुछ चतुर्भुज टाइप की एक आकृति बन जाएगी। तो यहाँ पर भी हम वही देखते हैं, अगर इनको मैं मीट करा दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने इनको मीट करा दिया तो ये भी एक उसी टाइप की कुछ कुछ एक इमेज बन गई। इसका मतलब ये है कि आपका जो थ्योरम था कि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, इस्तेमाल तो वही होना है। तो केंद्र पे कितना कोण बन रहा है, केंद्र बन रहा है 70, तो परिधि पे कितना बनेगा, उसका आधा, दैट इज 35। अब ये x इज इक्वल टू 35 आपको मिल गया, बट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी किस चीज की, 70 माइनस एक्स, दैट इज 70 माइनस 35, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने चाहिए, कुछ हटके। हर बार कोई रिपीट करके दे दिया करते हैं, वो इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि कुछ नया करना भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। कह रहे हैं इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे क्या कि हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन दिस। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आपको मालूम होगा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस टाइम्स दिस अपॉन दिस, दैट इज माइनस पी।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपको मालूम होगा, माइनस टाइम्स दिस अपॉन दिस, दैट इज माइनस आर। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी इसके, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब ये टर्म्स आपको 3 टर्म्स मिल गए। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, हमें निकालना है कि इनके दो दो की मल्टीप्लाई का स्क्वायर निकाल के लाना है। यहाँ पे देखते हैं दो दो की मल्टीप्लाई इसमें आ रही है, इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर करना है। तो मैं क्या करूँगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या पाऊंगा, अल्फा बीटा गामा इंटू बीटा, या मैं ऐसा कहूँ अल्फा गामा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टर्म बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको स्क्वायर के टर्म में ना बोल के मैं बोलूँगा अल्फा बीटा गामा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा अल्फा बीटा गामा इंटू गामा। ठीक, ऐसे ही मैं पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि मैं एक टर्म कॉमन ले सकूँ। ठीक है, इम्प्लाइज दैट अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अगर इसको उठा के इधर ले जाऊं तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो किसके इक्वल हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ये मैंने इनमें से अल्फा बीटा गामा को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये सारे टर्म्स आपको मालूम हैं, आप इसका आंसर लेके आ सकते हैं बहुत ही ईजिली। कैसे, इसकी वैल्यू क्यू गिवन है, दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू जो है माइनस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की है माइनस पी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का पी आर, दैट इज वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। Okay, a particle is projected in vertically upward direction if after t1 and t2 seconds its height is h, okay, then h is equal to, मतलब t1 और t2 सेकंड के बाद जो हाइट है वो h ही है, हाइट चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको उस तरह से करें कि दो हाइट जो हैं निकालें t1 t2 सेकंड पे, दोनों को इक्वल कर दें। उससे अच्छा और इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल अगर अपवर्ड प्रोजेक्टेड है तो उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, डेट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या पाऊंगा, पाऊंगा 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर। अब क्या करूंगा, इस जी टी स्क्वायर को उठा के इधर ले आऊंगा, इसको भी उठा के इधर ले आऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut और प्लस का 2h इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से कह सकता हूँ दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन t, तो लेट t1 एंड t2 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, और अगर t1 और t2 इसके रूट्स हैं, दैट इज जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा किसके इक्वल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट है t1 इंटू t2 इक्वल होगा किस इसके, दिस अपॉन दिस, दैट इज 2h अपॉन g, और 2h अपॉन g के इक्वल है, यहाँ से मैं h फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, 1/2g t1 t2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, कह रहे हैं इफ पॉइंट ए कोमा जीरो, जीरो कोमा बी एंड 1 1 आर कोलिनियर। ठीक है, देन 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कोलिनियर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि आप कोलिनियर की प्रॉपर्टी में कोप्लेनर का इस्तेमाल करके डेल्टा निकालना शुरू कर दें। ठीक है, वो आपको लेंथी पड़ जाएगा। अगर आपने मैंने पहले के वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको कोलिनियर का एक भी क्वेश्चन डेल्टा का हेल्प लेके नहीं कराया है। क्यों, मैंने आपको कोलिनियर के क्वेश्चंस को कराया है डीआरस की हेल्प से। कैसे, अगर ये पॉइंट्स ए बी सी हैं तो मैं कह सकता हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a,0, बी के 0,b और सी के 1,1 हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से ए बी और बी सी निकालूँ, ए बी किसके इक्वल होगा, दिस माइनस दिस, डेट इज माइनस ए, और 0 माइनस बी माइनस 0, डेट इज बी, यहाँ से 1 माइनस 0 और 1 माइनस बी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था डी आर्स निकालने के बाद एक काम आप किया कीजिए, क्या,
इनके इनके नीचे अपॉन लगा दीजिए और बीच में लगा दीजिए इक्वल का साइन। ऐसा करने से क्या होगा, आपके डी आर जो हैं वो इक्वल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। मुझे मिला माइनस का ए अपॉन वन एज इट इज रखा, एक बार लिख के दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू बी अपॉन वन माइनस बी। इतना मिलके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, पाऊंगा माइनस ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी, इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये ए प्लस बी को उठा के इसके नीचे ले जाऊंगा तो मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा ए प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू वन। अब इस ए बी को इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के नीचे रख दूंगा और सॉल्व करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। क्या है, get the system of equation this has an unique solution if a comma b is equal to। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये यूनिक सोल्यूशन है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे रैंक, रैंक की हेल्प से आप निकालेंगे यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, और वहाँ से ए और बी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट है, वो क्या है मुझे मालूम है, बताता हूँ आपको। कि कोई भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन रखता है, तो उसके लिए डेल्टा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तब मैं कहूँगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, मैं देखता हूँ यहाँ पे 1 0 1, ओके 1 0 1। इससे क्या मिलेगा, ए 1 0 ए 1 0। इससे क्या मिलेगा, 3 1 बी 3 1 बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। एम्प्लाइज दैट सॉल्व करता हूँ, 1 इंटू बी इंटू वन माइनस दिस इंटू दिस दैट इज बी। ठीक है, जीरो से सबको जीरो हो जाना है तो उसे लिखो या मत लिखो एक ही बात है। प्लस वन टाइम्स, ओके प्लस वन टाइम्स क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस दैट इज ए, दिस इंटू दिस दैट इज माइनस थ्री। ए माइनस थ्री डज नॉट इक्वल टू जीरो। कह सकता हूँ मैं यहाँ से कि ए प्लस बी की वैल्यू जो है तीन नहीं होनी चाहिए। अब तीन नहीं होनी चाहिए, अब आप ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको ये आंसर नहीं दे रहा है। मैं देखता हूँ, वन प्लस टू डेट इज थ्री, टू प्लस वन डेट इज थ्री, माइनस वन प्लस फोर डेट इज थ्री, वन कॉमा वन डेट इज टू। ये थ्री नहीं दे रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, वन कॉमा वन इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहे द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू फोर्सेस कैन हैव इज पी एंड द लीस्ट इज क्यू। ठीक है, दो फोर्स हैं, कह रहे हैं उनका मैक्सिमम और मिनिमम या फिर रिजल्टेंट जो है ग्रेटेस्ट और लीस्ट कौन कौन सा है, पी और क्यू। इसका मतलब ये हो गया। और आगे पढ़ते हैं क्या है, कह रहे हैं इफ दे का मीन समझते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे का मीन्स पी और क्यू से नहीं है, दे का मीन्स है कि वो दो फोर्स जिनके बारे में इन्होंने बात की थी। तो कह रहे हैं इफ दे एक्ट एन एंगल एल्फा देन द रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। मान लेता हूं मेरे पास दो फोर्सेस थे ए और बी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, एल्फा। ठीक है, ये एंगल एल्फा है। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, तो रिजल्टेंट इक्वल होगा किस चीज के, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस एल्फा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिजल्टेंट का, अगर आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दो अगर फोर्स हैं अल्फा एंगल पर काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट होगा आर स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस एल्फा। एल्फा इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। ठीक, अब हमें ए और बी तो पता है नहीं, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली गिवन है। इन्होंने कहा है कि जो मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड है वो क्या है, पी, और इनका ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड होता है ए प्लस बी। और ऐसी लीस्ट या मिनिमम इन्होंने कहा है कि रिजल्टेंट जो है क्यू है, और हमारे अकॉर्डिंग जो मिनिमम होता है वो होता है ए माइनस बी। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करके ये दो इक्वेशन मिल गई मुझे, p इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड q इज इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो a की वैल्यू हो जाएगी क्या, p प्लस क्यू अपॉन टू, कॉमा b की वैल्यू हो जाएगी p माइनस क्यू अपॉन टू। ए भी मिल गया, v भी मिल गया, इसको उठा के पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। कैसे करेंगे, उन्होंने कहा है ए स्क्वायर, ओके p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन फोर, इसका स्क्वायर करोगे तो यही तो आएगा।
बी स्क्वायर मीन्स इन्होंने बात की बी स्क्वायर की, मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपन 4, ओके, प्लस 2 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना अपॉन 4, और कॉस एल्फा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी का मैंने यूज किया। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 4 कैंसिल आउट, दैट इज अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मिलेगा 1/2 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस एल्फा। ठीक है, 1/2 कॉमन आ गया, पी स्क्वायर के साथ में देखते हैं क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा मुझे क्या, यहाँ से मिलेगा कॉस एल्फा प्लस का, तो पी स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस क्यू स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस कॉस एल्फा आपको यहाँ से सॉल्व करके मिल जाएगा। अब आपको cos 2 अल्फा का फॉर्मूला इसमें लगा देना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पी स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू इक्वल होती है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है क्यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस 2 से ये अपॉन का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई किस चीज़ के, आर की वैल्यू इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कह सकता हूं मैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 91, आइए देखते हैं। कहते हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज लेस देन 1, मॉड ऑफ आर की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी है। ठीक है ना, तो 1 से छोटी है, इसका मतलब ये है कि जो 1 माइनस आर होगा वो 1 माइनस आर हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्यों, अगर 1 से छोटी अगर 0.5 भी आप पुट करेंगे तब भी तो ये मुझे 0.5 मिलेगा ना प्लस का, और अगर वैल्यू कोई भी वैल्यू उठा के आप आर की माइनस में पुट कर देंगे, क्योंकि मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि आर लाई कर रहा है किस चीज़ के, 1 और -1 के बीच में। ठीक है, हद में याद आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर सकते हैं। कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला इस पर है नहीं, और अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब भी ये पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इसकी आर की वैल्यू जो है 1 से लेस है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो 1 माइनस आर है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा 0 के, डेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये हो गया, तो ये आपकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी एक रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। आइए देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 92। कहते द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस एंड जो भी है दे रखा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि किस तरह से ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, मेरा शॉर्टकट तरीका निकालने का, मैं सबको डिटेल में नहीं लिखता, वो क्या कि f0 की वैल्यू यहाँ 0 दे रखी है, ओके, f0 इज इक्वल टू 0, इधर को LHL इधर को RHL है, डेट इज 0 माइनस एच के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, और RHL के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि लिमिट x टेंस टू 0, 0 प्लस एच मॉड के अंदर अपॉन में 0 प्लस एच, ऐसा ही। ठीक है, अब ये मॉड होने की वजह से ये माइनस का एच जो है प्लस का एच हो जाएगा, डेट इज, और नीचे का एच माइनस का, ये माइनस का ही रहेगा। तो मुझे वैल्यू क्या मिली, मुझे वैल्यू मिली एच अपॉन माइनस एच, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिली एच अपॉन एच, डेट इज यहाँ देखा जाए तो LHL की वैल्यू मुझे मिल गई -1 और RHL की वैल्यू मिल गई मुझे प्लस का 1, और फंक्शन वैल्यू है 0। इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ठीक है, अब आप एक चीज देखते हैं कि LHL और RHL इक्वल है ही नहीं और ना ही फंक्शन वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा फंक्शन गिवन था, फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। अब ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो जाएगा कि ये तो हो नहीं सकता। बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं। तो बाकी 3 ऑप्शन देखने से पहले आपको मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसमें से कौन सा आंसर लगाएंगे, तीनों में आपका डिसकंटिन्यूअस गिवन है। ठीक है, तो इसके आगे की चीज़ जानने के लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या है।
इसका आंसर देने के लिए आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी टाइप की डिसकंटिन्यूटी एक्चुअली होती है। तो डिसकंटिन्यूटी जो है आपकी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है हमारी जंप डिसकंटिन्यूटी, दूसरी होती है हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक तो ये होती है हमारी और एक ये होती है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप, जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, दूसरी हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है और तीसरी हमारी होती है क्या? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब इनकी अलग अलग कंडीशंस हैं, उनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्या? सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि आप इसकी डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, अगर आप चाहें तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है? इन्होंने कहा कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर दी, ओके, बहुत बढ़िया है। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और एक इन्होंने ये भी कहा कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट की और दोनों इक्वल भी हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन समस्या ये हो गई कि वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना हो सकें, इसके साथ दुश्मनी हो गई। अगर आपकी LHL और RHL इक्वल हैं बट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू है, तब आप कहेंगे कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो क्या होगी? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो क्या है? इन्होंने कहा कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली पर अनफॉर्चुनेटली वो इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। तब भी आप कहेंगे क्या? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जहाँ पर भी आपको इनफाइनाइट दिख जाए तो आप इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कह देंगे। कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट हो गई, तब भी आप कहेंगे क्या है? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। या अगर गलती से राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट नहीं आई, तब भी आप ये कहेंगे कि क्या? आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। मतलब या तो LHL हो या RHL हो, या फिर अगर दोनों ही आपकी इनफाइनाइट हो जाए। मैंने 3 केसेस लिखी हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, कि बोथ आर इनफाइनाइट। अगर दोनों ही इनफाइनाइट हो जाएं तब भी आप कहेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मैं रिपीट करता हूँ, कोई एक इनफाइनाइट है तब भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और अगर दोनों ही इनफाइनाइट है तब भी आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा। अब हम बात करते हैं पहली, डेट इज जंप डिसकंटिन्यूटी के बारे में। वो क्या है, आइए देखते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, उसकी कंडीशन क्या है? उन्होंने कहा कि आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट वो इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तब आप कहेंगे कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। भाई हम देखते हैं कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड होगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है? LHL और RHL इक्वल ही नहीं है। इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। क्या है, आइए देखते हैं। क्या है? अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस passes थ्रू अ पॉइंट दिस एंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस इज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 70% बच्चे यही गलती करते हैं, माइनस और प्लस की। क्योंकि समस्या ये आती है कि किस पॉइंट को क्या एज्यूम करना है, एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है। उन्हें मालूम है, फार्मूला भी उन्हें मालूम है, लेकिन फार्मूले की जो बारीकी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसे निकालने का अपना अलग तरीका बनाया है, वो क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको, अगर पॉइंट ये हैं इस तरह से दे रखे हैं, मुझे पता नहीं मैं किस पॉइंट को ए किस पॉइंट को बी एज्यूम करूँ, ठीक है ना। फोर्स का तो क्लियर है कि फोर्स तो आपका यही रहेगा। तो आपको मालूम है कि मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है? मूवमेंट का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू ए बी क्रॉस एफ। टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है। एफ का तो क्लियर है कि आप एफ निकाल लेंगे, लेकिन ए बी जो मैंने लिखा है, ये इसकी जगह पे मैं डी भी लिख सकता हूँ या कुछ और लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पर मैं ए बी ही लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका एक मीनिंग है, इसकी एक मीनिंग है, और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ए, ए से मैंने रिप्रेजेंट किया है उस पॉइंट को जिससे ए फॉर होता है अबाउट, ए फॉर अबाउट, ठीक है। दैट इज ए, मैं उस पॉइंट को एज्यूम करूंगा जो अबाउट वाला है। इन्होंने कहा है अबाउट पॉइंट दिस, दैट इज इसकी वैल्यू है ये, इसको कहूंगा ए।
और बचा हुआ दूसरा होगा पासिस थ्रू वाला, उसको कहूँगा बी। तो मैंने दोनों के आगे लिखा है ए मीन्स अबाउट और बी मीन्स पासिस थ्रू। तो अगर आप बी को भूल भी जाएं तब भी कोई फर्क नहीं है, बस एक गांठ मान लें कि ए मीन्स अबाउट, ए मतलब अबाउट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, ए बी की। ए बी आपको निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या है, ये रहा, और ओ ए ये रहा, डेट इज 2 3 1 माइनस 1 2 माइनस 1। कह सकता हूँ ए बी की वैल्यू हो गई 1 1 2। ठीक, मुझे निकालना है क्या, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा आई जे के। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमने निकाली 1 1 2 1 1 2। एफ आपको मालूम है 1 2 1 1 2 1, एज इट इज मैंने पुट कर दिया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ कैसे, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 2 जा 4, दैट इज माइनस का 3 आई। ठीक, अब जे के साथ देखते हैं क्या आएगा, तो दिस इंटू दिस दैट इज 1 माइनस दिस दैट इज माइनस का 2, और हो जाएगा माइनस 1, और एक माइनस ऑलरेडी आएगा तो हो जाएगा प्लस का जे, प्लस के कैप टाइम्स क्या आएगा, दिस इंटू दिस दैट इज 2 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, माइनस 3i प्लस जे प्लस के कैप जो है इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय इसके किस पॉइंट को आपको पहले लेना है, किस पॉइंट को आपको बाद में लेना है। तो इसे याद रखने का तरीका वही है कि आप ए भी लिखिए और याद कर लीजिए कि ए फॉर अबाउट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। क्या है, कैन द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है हमको, एट द पॉइंट फॉर विच टी इज इक्वल टू 1/2 इज। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1/2 सबसे पहले आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपको x और y मिल जाएंगे। ठीक है, फाइंड आउट कर लीजिए क्या मिलेगा, आपने इसमें पुट किया तो हो गया 2a इंटू 1/4 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2a/5। ठीक है, सिमिलरली y में आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू a/5। कह सकता हूँ मुझे पॉइंट मिला 2a/5 a/5। अगर आप इसको इतना सा सॉल्व कर लेते हैं तब भी आपको यहाँ का आंसर मिल जाता है। कैसे, जो ऑप्शन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा या ये पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप सेटिस्फाई करा के देख लीजिएगा। ये हो गया आपका ऑप्शंस की हेल्प से सोल्यूशन। और दूसरा सोल्यूशन जो है आपका डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो x है वो भी फंक्शन है t का और y वो भी फंक्शन है t का। देखिए x फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस टेंजेंट का स्लोप। अब मैं स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगा, स्लोप होता है dy अपॉन dx। ठीक है, तो dy अपॉन dx कैसे फाइंड आउट करूंगा, y तो x का फंक्शन है ही नहीं, y फंक्शन है t का और x भी फंक्शन है t का, तो कैसे निकालूंगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, जिससे कि डी 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 टी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो लॉट पेयर के डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि बाई का टी के साथ डिफरेंशिएशन और अपॉन में एक्स का टी के साथ डिफरेंशिएशन आप पुट कर दीजिए तो आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1+t² को ऐसे ही रखा, 2a t³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम पाएंगे 6at² माइनस 2a t³ को ऐसे ही रखा, 1+t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा हमें 2t, अपॉन में मिलेगा 1+t² का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन सिमिलरली अब x का करेंगे तो x का क्या करेंगे, मिलेगा 1+t² ऐसे ही रखा, 2a t² का करेंगे तो हो जाएगा 4at माइनस, अब क्या करूंगा 2a t² को ऐसे ही रखा, 1+t² का करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2t, और अपॉन में मिलेगा 1+t² का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, बचा ऊपर, उसे सॉल्व करते हैं क्या आएगा, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, मिलेगा 6at² प्लस 6at⁴ माइनस 4at⁴ अपॉन में क्या मिलेगा 4at। ठीक है, प्लस 4a³ माइनस 4a³ इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या 1/480 इंटू 6at² प्लस 2at⁴। मैंने क्या किया, यहाँ से 2a t² कॉमन लिया, अपॉन में 480 तो एज इट इज चल ही रहा है, अंदर बचा क्या 3 + t², और हमको मालूम है t की वैल्यू क्या हो गई, इससे ये कैंसिल आउट कर दिया तो t/2 3 + t² और t की वैल्यू आपको पता है क्या है 1/2, जैसा कि यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, इसको पुट कर देना है, मिलेगा क्या
मुझे मिलेगा कि 1/4, 3 + 1/4 कह सकता हूँ 13/16 इसका स्लोप हो गया। अब आप चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपको 13/16 स्लोप दे रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ वही ऑप्शन है जो आपका स्लोप जो है 13/16 देगा। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। क्या है आइए देखते हैं। कह रहे हैं इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/5 देन x⁵ + 1/x⁵ इज इक्वल टू। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जब भी आपको इस टाइप का कुछ लिखा हुआ दिख जाए तो आप बस एक काम करना, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आती है e⁻ ±i π/5। ये एंगल जो होता है इसके साथ में आई लगा दीजिए और प्लस माइनस लगा दीजिए। ठीक है, e⁻ ±i π/5 हो गई x की वैल्यू। ठीक है, अब चाहें तो आप इसमें से प्लस वाला इस्तेमाल कर लीजिए या आप चाहें तो इसमें से माइनस वाला इस्तेमाल कर लीजिए, आंसर पर कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो मिलेगा मुझे क्या, x की जगह e⁻ प्लस का i π/5 पुट करूंगा तो पाऊंगा क्या, e⁻i π/5 e होल पावर 5 प्लस, अब ये अपॉन में e⁻i π/5 है, ऊपर लेके जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, वो पावर हो जाएगी माइनस की। दैट इज e⁻ का i π/5 की होल पावर 5। अब ये माइनस देख कर आप ये मत सोच लेना कि एक बार इसमें से प्लस वाला ले लिया और एक बार इसमें से माइनस वाला ले लिया। जी नहीं, मैंने दोनों बार प्लस ही लिया है। वो तो माइनस इसकी वजह से आया है क्योंकि ये अपॉन में दे रखा है, मुझे ऊपर लेके जाना था तो पावर तो माइनस करनी होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने सिर्फ प्लस वाला लिया है, ये माइनस इसकी वजह से नहीं बल्कि इस अपॉन की वजह से आया है। ठीक, अब इसमें हम डेमाइवर थ्योरम यूज करेंगे तो डेमाइवर थ्योरम क्या कहता है, डेमाइवर थ्योरम ये कहती है कि जो पावर है वो पावर इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा e⁻i⁻ प्लस e⁻ क्योंकि 5 से 5 हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब ये प्लस है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेट इज आपके रियल पार्ट जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे। हम पाएंगे 2 cos π और cos π की वैल्यू -1 होती है, डेट इज -2। कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर ए डेट इज -2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आपको ये किस तरह से निकालना है ये तो आपको समझ में आ गया, ये वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू निकल के कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट याद कीजिए, निकालने के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तब भी आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ किस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं क्या, x + 1/x इज इक्वल टू 2 cos π/5। ओके, क्या करना है, एलसीएम ले लेना है तो हो जाएगा x², एक x से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको उठा के इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा माइनस का 2x cos π/5 प्लस 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है और सब चीज़ एक साइड में लेके आया हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x, हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका रूट्स। कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू -b दैट इज 2 cos π/5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² दैट इज का 4 cos स्क्वायर π/5 माइनस 4ac दैट इज 4 अपॉन 2। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा, मिलेगा क्या 2 cos π/5 प्लस माइनस, यहाँ से मैंने -4 कॉमन लिया है, याद रखना मैंने -4 को कॉमन लिया है यहाँ से। ठीक है, क्यों लिया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखना मैंने -4 कॉमन लिया है जिससे मैं इसको 1 माइनस cos स्क्वायर π/5 डेट इज ये बना सकूं। तो मुझे -4 कॉमन लेना होगा, मैंने कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन आ जाएगा, उसकी जगह पे 2 और जो माइनस कॉमन लिया है उसकी जगह पे आ जाएगा क्या, i डेट इज 2i स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर π/5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हम देखते हैं ये 2 और ये 2 और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ रहेगा 1, अंदर मिलेगा cos π/5 प्लस माइनस आई साइन π/5, क्योंकि आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर π/5 और स्क्वायर रूट जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा साइन π/5। कह सकता हूँ मुझे e की वैल्यू, कह सकता हूँ मुझे x की वैल्यू मिली e⁻ प्लस माइनस आई π/5, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, आप आंखें बंद करके भरोसा कीजिए कि भरोसा करना आपको पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन पे डायरेक्ट वैल्यू यही आती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। क्या है देखते हैं। कह रहे हैं ABC अंडरटेक टू डू अ वर्क फॉर रेस्ट 500, A and B टुगेदर डू 2/5 ऑफ द वर्क एंड रेस्ट इज डन बाय C अलोन। ठीक है, हाउ मच अमाउंट शुड C गेट। ठीक है, इन्होंने कहा कोई काम है उसका 2/5 भाग ए और बी ने मिलकर कर दिया, बचा हुआ भाग सी को करना है अकेले, तो आप ये बताइए सी को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, ये आपकी आम भाषा में इसकी बात हो गई। मेरे पास कोई काम है एक, एक कोई काम है, जाहिर सी बात है कोई काम होता है वो एक ही होता है। ठीक है, एक काम है तो उसके बदले करने पर मुझे कितने रुपए मिल रहे थे, 500 रुपये। ठीक है, हालांकि 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे, ABC की कोई टीम होगी, उन्होंने काम लिया, उन्हें रुपये 500 मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ए और बी ने कहा कि हम 2/5 भाग काम ही कर पाएंगे। ठीक है, टोटल काम कितना है 1। ओके, ए और बी ने कितना किया 2/5, बचा कितना माइनस कर दीजिए, बचा 3/5। अब ये इतना काम ये बचा हुआ है, ये शेष वर्क है। ठीक है ना, शेष काम इसको कौन करेगा, इसको करेगा सी। याद रखना, इसको कौन करेगा, इसको करेगा सी। एक काम करने पे 500 रुपये मिल रहे थे, सी को करना है इतना काम 3/5, तो कितना रुपया मिलेगा, मिलेगा कितना 3/5 इंटू 500। 5 से 500 डिवाइड करोगे तो 100, 100 इंटू 3 दैट इज 300। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 300 रुपीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। क्या है, कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। क्या का गिवन है, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, ओके, या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा इज इक्वल टू 60, और ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है हमारी 40 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल का एक हम बना लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, इसका डायग्राम बना लिया। ये x है, ये y है, ये इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्री एंगल पर। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है। u का मैं x और y दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ये एंगल तो 60 रहेगा, तो ये हो जाएगा u cos 60, और ये ऊपर की तरफ जो भी होगा उसकी बात करनी हमें है नहीं। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा, एक आपको बात पता होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होता है, वो रहता है कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ। मतलब ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ बन रहा होता है उसके किसी भी बिंदु पर आप उठा के देख लीजिए कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो या यहाँ पर देखो। ठीक है ना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा कि आपको वेलोसिटी तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन कब, जब वो मैक्सिमम हाइट पर हो। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये। और आपको एक चीज पता होगी कि मैक्सिमम हाइट पर अपवर्ड डायरेक्शन में, मैक्सिमम हाइट पर अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज उतनी ही ऊपर तक जा सकती है जब तक कि उसमें वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तब वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एट मैक्सिमम हाइट ये वर्टिकल वेलोसिटी तो हमेशा 0 होगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी तो होती ही नहीं है, तो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए। ठीक है, हमें यहाँ का निकलवा रहा था, ओके, लेकिन यहाँ कोई डाटा तो गिवन है नहीं, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट रहेगा ना। मुझे यहाँ पर चाहिए कोई नहीं, मैं यहाँ का निकाल लूंगा, तब भी बात एक ही है। तो क्या रहेगा, u cos 60। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u cos 60 दैट इज 40 इंटू 1/2 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 98 के बारे में। क्या है देखते हैं। कहना है इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ।
अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब आप समझ जाना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये आपको इतनी लैंग्वेज से समझ जाना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इन्होंने हमसे पूछा क्या है। तो उन्होंने कहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस 1 प्लस ओमेगा की पावर 16, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 16 को ओमेगा लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह पे 1 प्लस ओमेगा, इसकी जगह पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी जगह पे 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। अब इसकी हेल्प लेके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर सकता हूँ माइनस ओमेगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की जगह पुट कर सकता हूँ माइनस का ओमेगा स्क्वायर, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस तो सब प्लस हो ही जाना है, तो बचा क्या, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस माइनस तो सब कुछ प्लस हो ही जाना है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के बारे में। कह रहे हैं क्या है, कह रहे हैं फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायग्राम समझाना चाहता हूँ कि डायग्राम क्या बनता है। ए और बी दो सेट तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है, मैंने बना लिए, ये ए बनाया और ये बी बनाया, कुछ इनमें कॉमन भी बना लिया। अब आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए में से उतने हिस्से को हटा दीजिए जिसमें बी आ रहा है। दैट इज, उन्होंने कहा कि ए माइनस बी का मतलब है कि आप इस वाले पार्ट को उठा के इतने पार्ट को, हालांकि ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये पार्ट ए का ही तो है, ये सब कुछ ये बिल्कुल ए का है। और कह सकता हूँ मैं ये पार्ट इतना इन दोनों में कॉमन है। तो उन्होंने कहा कि हमें बी चाहिए ही नहीं अपने अंदर बिल्कुल भी, तो उन्होंने बी को कंप्लीटली हटा दिया। बी को कंप्लीटली हटाने का मतलब ये है कि ये आप देख पा रहे होंगे, इतने पार्ट को मैं कहता हूँ ए माइनस बी। मैंने बी का जितना पार्ट आ रहा था उसको काट के हटा दिया, अभी थोड़ा सा चांद जैसा बन गया। तो ये पार्ट है हमारा ए माइनस बी। अगर आप इतना समझ जा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ए माइनस बी है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है कितने में से, इन्होंने कहा कि आप इसको ए में से काट दीजिए। ए माइनस बी, मैंने आपको अभी सिर्फ ए माइनस बी के बारे में बताया कि ये जो है ए माइनस बी है। इन्होंने कहा कि आप इतने पार्ट को ए में से काट दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ए तो ये पूरा था, आप देख पा रहे होंगे ये ए पूरा था। इन्होंने कहा कि ए माइनस बी पार्ट को आप इसमें से हटा दीजिए। मैं इसको छुपा लेता हूँ। ठीक है, क्या रहा, ये रहा। अगर देखूँ मैं इसको छुपा लूँ इस तरह से, इस इतने पार्ट को, तो बचेगा मेरा कितना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये टोटल ए था, ओके। इसमें से इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना था, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इन्होंने कहा इसको काट के फेंक दीजिए। बचा क्या, बचा आपके पास ये। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। आप देख पा रहे होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। क्या है देखते हैं। कहता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रेमिना ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर इज 4a/3π। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, सेमी सर्कुलर अगर आपको लेमिना दिख जाए ऑफ रेडियस ए, तो आप 4a/3π आंख बंद करके इसका आंसर लगा दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था कि आपके पास कोई भी हेमी स्फीयर है, तो आप उस हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा अगर उसकी रेडियस ए है, तो ये आपको बताना था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके दो आंसर होते हैं, एक a/2 होता है और एक 3a/8 होता है। कब कब होता है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोनों ही स्फीयर के लिए हैं, कब कौन सा होगा बस इतना सा गड़बड़ है। सॉलिड हेमी स्फीयर के लिए आंसर इसका ये रहेगा और हॉलो हेमिस्फीयर के लिए इसका आंसर ये रहेगा। इतना सा इसमें गड़बड़ था। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होंगे।
सॉलिड, अगर आपका ये हेमिस्फीयर सॉलिड है, इसका मतलब इसमें वजन है। सॉलिड है इसका मतलब इसमें वजन है, और वजन जिसमें जितना ज़्यादा वजन होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर के उतने ही पास में होता है। दैट इज, अगर ये सॉलिड है तो ये और पास में होगा। दैट इज 3a/8 जो है इसके कंपैरिजन में छोटा रहेगा, क्योंकि ये 0.5a को रिप्रेजेंट करता है और ये 0.3 के समथिंग है। दैट इज ये छोटा है तो ये और निकट में होगा। दैट इज ये जो है सॉलिड के लिए होगा और ये मेरा हॉलो सेमीस्फीयर के लिए होगा। ठीक है ना। तो ये मेरा हॉलो है और हॉलो हेमिस्फीयर के लिए होगा। दैट इज a/2 जो है हॉलो हेमिस्फीयर के लिए है और 3a/8 जो है सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 01 के बारे में, देखते हैं क्या है। Can the intercept on the line y is equal to x, y the circle, this is AB, the equation of circle with AB as diameter is। ठीक है, तो इन्होंने कहा कोई एक लाइन है इस तरह से AB, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो एक सर्कल इससे पास हो गया इस तरह से, जिससे कि ये AB एक जीवा के जैसे काम कर रही है। कहा जाए कि इस लाइन को सर्कल ने 2 पॉइंट्स पर A और B पर इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो इन्होंने कहा कि आप एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए कि जो ए बी है, इस वाले सर्किल का तो ये जीवा होगा, कॉर्ड होगी, लेकिन इन्होंने कहा कि एक ऐसा सर्किल फाइंड आउट कीजिए जिसकी ये लाइन जो है ए बी एज ए डायमीटर वर्क करे। दैट इज, इस तरह से मुझे एक सर्किल दूसरा फाइंड आउट करना है जिसके लिए ए बी जो है डायमीटर होगा, ना कि कोई कॉर्ड। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले लाइन और इस सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू एक्स, इसमें रिप्लेस कर दूंगा, पाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। कह सकता हूँ मैं 2x टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज मिल गई 0,1। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करता हूँ तो मैं पाऊंगा y की वैल्यू भी सेम मिल जाएंगे 0,1। कह सकता हूँ मुझे 2 पॉइंट मिले, a 0,0 और b 1,1, या आप उल्टा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये कह दीजिए इसको b कह दीजिए और इसको a कह दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ए बी तब भी एज ए डायमीटर वर्क करेगा ही करेगा। और अगर आपको एंड ऑफ द डायमीटर गिवन है, तो इससे पहले क्वेश्चंस में आपको बता चुका हूँ, आपको क्या करना है। एक तरीका तो घिसा पिटा यही है कि आप इन दोनों की हेल्प से इसका सेंटर फाइंड आउट कर लीजिए। वो क्या आएगा, सेंटर हो जाएगा हमारा ये 1/2 1/2, और ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सेंटर 1/2 1/2 दे रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप कहाँ डिवाइड करने के चक्कर में रहेंगे, उसके बाद ऑप्शंस को चेक करेंगे। उससे अच्छा ये है कि आप एक काम कीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और एक माइनस लगा दीजिए। मैंने इनको जोड़ा, 0+1 दैट इज 1, और एक माइनस भी लगाना है। 0+1 दैट इज 1, एक माइनस भी लगाना है। ठीक है, इनके साथ में लिख लीजिए x और y। अगर अब आपको -x और -y जिस ऑप्शन में देखने को मिल जाए वही इसका आंसर होगा। डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इफ A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then A square plus B square is equal to। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है सिवाय एसोसिएशन के। सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि ए बी इज इक्वल टू बी गिवन है, ओके, और बी इज इक्वल टू ए गिवन है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहला वाला कंसिडर किया ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, उसके बाद मैंने इस ए को, ये वाला ए है, इस ए को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर एक ए है इससे, क्योंकि ये भी तो हमें गिवन है। तो मैंने पुट किया तो बी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एसोसिएशन किया, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की। क्या मिलेगा, बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, इस ए बी को वापस से बी से रिप्लेस कर दिया, दैट इज बी इंटू बी इज इक्वल टू बी, या कह सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। सिमिलरली ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और हमें वैल्यू पूछी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, इक्वल होगी ए प्लस बी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने अपने भाषा के जाल में कैंडिडेट को इस तरह से फंसाया है कि इसमें सिंपल रीजनिंग का इस्तेमाल करके कि कैंडिडेट इसी में घूमता रह जाए, उसे एक्चुअली करना क्या है, और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखते हैं क्या है। Can a stone throw up is caught by the thrower after 6 seconds? What will be the velocity of the stone after 2 seconds of its throwing? कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या करा, उसने एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, कोई बॉडी को ऊपर को फेंका। ठीक है,
उसके बाद उसको पकड़ लिया। अब दो तरीके हैं पकड़ने के, एक तो ये कि उसने कोई पार्टिकल को, मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, इसने पार्टिकल को इस तरह से ऊपर को फेंका, फेंका जाता रहा। अब आदमी या तो एक काम ये करे कि वो एकदम उड़ के जाए और यहाँ पे जाके इसको पकड़ ले, तब इसका मतलब ये है कि 6 सेकंड बाद वो इसको पकड़ लेता है, तो टोटल टाइम 6 सेकंड इसमें हो जाएगा। अब इसमें ऐसा भी नहीं कहा है कि आपका जो व्यक्ति है वो कहीं उड़ कर गया है या किसी और तरीके से उसने पकड़ा है, नहीं, कुछ भी नहीं कहा है। इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आदमी ने एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका और उन्होंने इंतजार किया कि कब तक ये लौट के उसके पास ही आएगी। वो जानते थे न्यूटन का नियम क्या है कि अंडर द ग्रेविटी उसको लौट के वापस आना ही आना है, तो उन्होंने वेट किया। कितना वेट किया कि उन्हें अपने इतना वेट किया कि उनके पास बॉल आने में 6 सेकंड लग गए। उन्होंने बॉल फेंकी, वो लौट के आई, इस बीच कितना टाइम गुजर गया, 6 सेकंड का। ठीक है, आखिरकार लौट के उसके पास ही तो आ गई। कहा जाए कि उन्होंने 6 सेकंड बाद बॉल को वापस पकड़ लिया, बॉल को फेंका और 6 सेकंड बाद वापस पकड़ लिया। ये बात उनका कहने का है। मेरा कहने का यहाँ से मतलब ये है कि ऊपर इस तरह से गई बॉल, ठीक है ना, और लौट कर आई, ठीक है, दैट इज आने और जाने दोनों का समय का मिला के दैट इज 2t जो है इक्वल है 6 सेकंड के। तो मैं वन साइड का टाइम लूँ तो दैट इज t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक है ना, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नाउ यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन b इज इक्वल टू u माइनस जी टी, कि आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी इज b। ठीक है ना, और आपको मालूम है कि ये यहाँ से फेंकी गई, जाती रही जाती रही जाती रही, एक स्थिति ये आएगी कि उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और वो लौट के वापस आने लगेगी। ठीक है, मैंने कहा कि वो 3 सेकंड बाद, क्योंकि आने का समय 3 था, जाने का समय भी 3 था, वो इस तरह से गई। कितने सेकंड तक गई, सिर्फ 3 सेकंड तक। तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अरे हद में हद, यहाँ तक ही तो जा पा रही है, कितना टाइम लग रहा है जाने में, 3 सेकंड। कह सकता हूँ 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। डेट इज बी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी की हेल्प से 0 यहाँ पुट कर दूंगा। यू मुझे फाइंड आउट करना है, टी की जगह 3 हो जाएगा और जी की जगह जी है ही, यू इज इक्वल टू 3g। ये इससे सेटिस्फाई नहीं है, उन्होंने कहा कि हमें 3 सेकंड बाद नहीं, हमें 2 सेकंड बाद चाहिए। ठीक है, तो अब हमको वेलोसिटी चाहिए, ये तो मैक्सिमम हाइट के लिए था। ठीक है ना, जब वो मैक्सिमम हाइट पर गई थी तब भी 0 हुआ था ना। अब इन्होंने कहा नहीं, हमें 2 सेकंड बाद चाहिए, तब 2 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पर थोड़ी ना होगी, तब उसमें बी होगा। ठीक है ना, 2 सेकंड बाद वो मैक्सिमम हाइट पर नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि वो इससे नीचे किसी भी पॉइंट पर होगी, तब उसमें बी पाया जाएगा। तो फार्मूला फिर से भाई, b इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, यू अभी अभी निकाला 3g माइनस टी की जगह 2 सेकंड, उन्होंने 2 सेकंड कहा है। ठीक है, तो 3g माइनस 2g डेट इज g, डेट इज ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 के बारे में, क्या है देखते हैं। कैन द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, ये 4y है, 4y को लिखूंगा क्या, 2 इंटू 2y, और इसको 2 इंटू 2y को लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू वाई। एक y गिवन है, एक 2 अपने आप आता है, एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब इन्होंने 4 को ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, वही मैं करूंगा कि वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये 4y नहीं, ये 4x है। अब क्या करूंगा, यहाँ से मिल जाएगा मुझे y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 4x प्लस 2। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया, x माइनस 1/2। ठीक है, कंपेयर किया मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax टाइप का एक पैराबोला है, इसका डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से है। ये मेरा वर्टेक्स और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब वैल्यूज क्या है कि 4a की वैल्यू जो है इक्वल है 4 के, डेट इज a की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू हो गई 1। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू a, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और x x ना होकर क्या है, x x ना होकर है x माइनस 1/2। ठीक है, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, डेट इज x इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के बारे में, क्या है, करें लिमिट y टेंस टू a साइन y माइनस a अपॉन 2 इंटू 10 पाई y अपॉन 2a इज इक्वल टू। ठीक है, हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं।
सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम जो है किसकी वजह से है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y की जगह a पुट करता हूँ तो ये साइन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से एक जीरो मिल रहा है, एक प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है। टेन में साइन और कॉस दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं y की जगह a पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, पाई बाई टू। तो ठीक है, साइन अपन कॉस, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 हो जाएगी और बचा कॉस, डेट इज ये, और इसका कॉस हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साइन के साथ कोई इशू नहीं है, उसको मैं अलग कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मिला है वो लिख लेते हैं कि साइन y माइनस ए अपॉन टू इंटू टेन पाई बाई अपॉन टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, साइन y माइनस ए अपॉन टू इंटू साइन पाई वाई अपॉन टू ए, अपॉन में आएगा कॉस पाई वाई अपॉन टू ए। ठीक है, इसमें लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, डेट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन पाई वाई अपॉन टू ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन वाई माइनस ए अपॉन टू अपॉन कॉस वाई पाई अपॉन टू ए। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहाँ से मुझे इसकी फॉर्म मिल जाएगी 0.0, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब 0.0 फॉर्म मिल जाती है तो भाई एक सिंपल फार्मूला है कि यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, क्या ऊपर डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस ए अपॉन टू, और वाई माइनस ए अपॉन टू का करेंगे तो मिलेगा 1/2, अपॉन में मिलेगा क्या, कॉस की जगह माइनस का साइन पाई बाय अपॉन टू ए इंटू पाई वाई अपॉन टू ए का करेंगे तो हमें मिलेगा पाई अपॉन टू ए। ठीक है, इस टू से ये कैंसिल आउट, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए, यहाँ हो जाएगा कॉस जीरो, यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई टू, दोनों की वैल्यू हो गई 1, बचा क्या, माइनस का a अपॉन पाई, डेट इज हम देखते हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 106। कहें द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दो एक पैराबोला दे रखे हैं, दोनों के दोनों इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस समस्या ये है कि दोनों पैराबोला के जो मुंह हैं वो अपोजिट साइड में हैं, बट एक्सिस एक ही है। तो हमें इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, वो क्या है कि हम कैसे भी करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लें। वो कैसे करेंगे, एक्चुअली इसको y की जगह रिप्लेस कर देना है। तो मैं क्या पाऊंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या कह सकता हूँ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या कह सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या कह सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसकी वैल्यू को उठा के मैं इसमें पुट करता हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, हालांकि y की वैल्यू की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, आइए देखते हैं। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके m1 फाइंड आउट करना है, डेट इज इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। कर्व का कैसे करूंगा, x के साथ डिफरेंशिएशन करके। तो m1 इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, माइनस का 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो m2 मिल जाएगा क्या, 2x। ठीक है, अब टेन थीटा अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो वो वहाँ पर थीटा एंगल बना रहे हैं, तो टेन थीटा इक्वल होगा किस चीज़ के, आपको पता ही होगा। टेन थीटा इक्वल होता है कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। सेम वही यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर, एक्स की जगह पे आप वैल्यू पुट कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमें मिलेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस 8 डेट इज माइनस 7, और मॉड की वजह से हो जाएगा प्लस का 7 डेट इज 4 अंडर रूट 2 अपॉन 7। ये वैल्यू हो गई मेरी किस चीज़ की, टेन थीटा की, या कह सकता हूँ मैं थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 के बारे में। क्या है, कह रहे फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1 का मॉड प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2 इज। ठीक है, इसे करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। क्या, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इनके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 0 इज इक्वल टू पुट करके, तो मुझे मिलेगी क्या, -1 और 2, ये 2 या -1, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, -1 और 2, इस तरह से इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दो तरीके से निकलती है। मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, इन दोनों के डिफरेंस के, डेट इज 2 माइनस -1 डेट इज हो गई 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का एडिशन, डेट 2 प्लस -1 डेट इज 1। तो 3 हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू और 1 हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सोच रहे होंगे ये थोड़ी उल्टी कैसे हो गई, बस जो है बस ऐसे ही इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3 इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ
जेड प्लस वन को पहले वाले को ऐसे ही प्लस, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, बट मॉड लगा होने की वजह से वो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस जेड। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, तो ये ग्रेटर होगा किस चीज़ के, इन दोनों के कंबाइन सम के। दैट इज मॉड ऑफ जेड प्लस वन प्लस 2 माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल आउट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, दैट इज ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में, क्या है देखते हैं। कहता है नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज। अब इन्होंने कहा है कोई भी एक ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर इन्होंने दे रखा है 10। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, क्यों, क्योंकि मुझे ऑर्डर के प्राइम फैक्टर चाहिए इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जनरेटर्स जो फाइंड आउट किए जाते हैं वो किए जाते हैं यूलर फाइव फंक्शन से। यूलर फाइव फंक्शन क्या होता है कि फाइव एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन पी वन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन पी टू, ऐसे ही इंटू एंड सो वन, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको एक में से उनका अपॉन लेके 1 अपॉन लेके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। यहाँ फिलहाल 2 प्राइम फैक्टर हैं तो मैं सिर्फ 2 बार लिया है, 3 होते तो मैं 3 बार लेता, 4 होते तो मैं 4 बार लेता। ठीक है, एन की जगह पे वही आपको 10 रखना है, पी की जगह पे 2 हो जाएगा, पी वन की जगह पे, पी टू की जगह पे 5, डेट इज 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5, डेट इज 10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 5, 5 टू जा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, बचा क्या 4, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द जनरेटर्स आर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 109। द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस इज। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ से देख पा रहे हैं वो क्या, कि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, या कह सकता हूँ मैं इम्प्लाइज डेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 11/2। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दोनों की दोनों जो है पैरेलल होंगी। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन पैरेलल होंगे, जी बिल्कुल पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and C1 and C2 are the constant terms। ठीक है, यहाँ constant term क्या है 11/2। ठीक है, डेट इज ये हो गया 5.5, ये है हमारा 5, डेट इज 11/2 माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऊपर से 2 आप एलसीएम लेंगे तो क्या पाएंगे कि 11 माइनस 10/2 डेट इज 1/2, तो 1/2 स्क्वायर रूट 5, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के बारे में, क्या है देखते हैं। कह रहे हैं इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन रिजिड बॉडी कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम देन। ठीक है, एक बॉडी है, 3 उसके ऊपर फोर्स लगे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी पुट की गई है, उसके ऊपर 3 फोर्स लगाए मैंने, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, ठीक है, और एक इधर लगाया। बस समस्या ये है, इन्होंने कहा कि ये बॉडी है इक्विलिब्रियम में है, और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है। मैंने इसके 2 फिगर बनाए हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक फिगर में मैंने ये 3 फोर्स जो इसके ऊपर लगे थे, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग बनाई है। ठीक है, एक डायग्राम ऐसा बनाया है जिसमें मैंने इनकी डायरेक्शन को पैरेलल बनाया है फोर्सेस की। ठीक है, अब क्यों बनाया है, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर अलग अलग डायरेक्शन में भी तीनों फोर्स लगे हैं और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ तो आप ये देखिए कि सारे फोर्सेस जो हैं एक ही बिंदु से जा रहे हैं, पी इधर को गया, क्यू इधर को गया, आर इधर को गया, या कहीं को भी जा रहे होते तो वो सब यहाँ से तो बॉडी से तो जा रहे होते या बॉडी पर आ रहे होते, यही तो हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि वो एक बिंदु पर तो मीट करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दे मस्ट मीट इन अ पॉइंट, कि एक बिंदुगामी होंगे, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इक्विलिब्रियम में अगर तीनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा, इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन बस एक होती है, वो क्या होती है कि किन्हीं भी 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के बराबर और दिशा में विपरीत हो। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस इज इक्वल टू द अनदर फोर्स या थर्ड फोर्स बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द थर्ड फोर्स। ठीक है, अगर ऐसा है
तभी मेरा पार्टिकल या बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में हो सकती है। इसका मतलब ये है कहने का कि P अगर इधर को लगा है, Q और R इस तरह से लगे हैं, तो Q और R का जो रिजल्टेंट होगा किसके इक्वल होगा, वो P के इक्वल होगा। ठीक है, ये अगर ये रिजल्टेंट R, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर T है तो T की वैल्यू किसके इक्वल होगी, T इक्वल होगा P के, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो होगी अपोजिट। अब यहाँ से भी दो कंक्लूजन मिलते हैं, बिंदुगामी होंगे, ये तो मैं चेक कर चुका, बट समस्या ये है कि P इधर गया, Q इधर को गया, डायरेक्शन तो सेम ही है, इस तरह से इधर को P इधर को इनका रिजल्टेंट। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों एक बिंदु से भी जा रहे हैं, बिंदुगामी तो है ही हैं, और ये दोनों समांतर भी तो हो गए। अरे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपस में समांतर तो होगी ना, अगर उसके दो टुकड़े कर दो बीच से, तो यहाँ से इधर का ले लीजिए, यहाँ से इधर का ले लीजिए, दोनों समांतर। दिशा विपरीत है, हमें क्या करना दिशा का, हमें कंक्लूजन ये लेना है कि उनकी दिशा जो है समांतर है, दैट इज दे मस्ट बी पैरेलल। ऑप्शन 2 भी सही है। अब एक केस ये देख लीजिए, एक केस ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये दोनों इस तरह से लगे हुए हैं, P इधर लगा, मैंने इसके ऊपर Q लगाया, ठीक है, तब भी बॉडी इधर उधर को मूव कर रही थी, अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इक्विलिब्रियम में नहीं आ रही थी। ठीक, एक फोर्स इसी डायरेक्शन में मैंने और लगा दिया, ताकतवर व्यक्ति एक और आया इसे रोकने के लिए, R हो गए। अब क्या हुआ कि R और P आपस में मिलके इसको अकेले रोक ले रहे हैं। ठीक है, ये दो लोग मिलके इसको रोक ले रहे हैं, मतलब अब इक्विलिब्रियम हो गया, इस साम्य अवस्था आ गई। ठीक, इक्विलिब्रियम हो गया, इसका मतलब फिर से वही हुआ कि भाई एक ही बिंदु पर लग रहे तीनों फोर्स, एक इधर को लग रहा और दो इधर को लग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इसका उल्टा भी हो कि दो इधर लग रहा हो एक इधर लग रहा हो, बट कहने का मतलब ये है कि वो बिंदुगामी होंगे, एक बिंदु पर तो लग ही रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इन दोनों को एक दूसरे का रिजल्टेंट कैंसिल करना है तो एक दिशा में ना होकर बल्कि विपरीत दिशा में बट समांतर होना होगा। फिर से वही समस्या कि वो एक बिंदुगामी होंगे और समांतर होंगे, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए भी सही है, बी भी सही है और सी तो सही सही है। वो क्यों, क्योंकि सी में ए और बी दोनों ही आ गए कि वे एक बिंदुगामी होंगे या वे समांतर होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के बारे में। क्या है कि द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज एन हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी इज। अब आपको हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि 2ab अपॉन ए प्लस बी इसका हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इस ए बी को उठा के इसके अपॉन में पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कि लौट के तो वही हो जाना है ना, मतलब 2/a+b अपॉन ए बी। अब इस ए बी को ए और बी के अपॉन में ब्रेक कर दूं तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, 2/1/a+1/b, यही हमें लेके आना है। ये तो हो गया ए और बी का हार्मोनिक मीन, बट इन्होंने कहा कि हार्मोनिक मीन ये नहीं है, हमारे हिसाब से तो हार्मोनिक मीन ये है। ठीक है, तो इसको और इसको एक जैसा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसमें n की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो मैं कुछ कुछ इस टाइप से पाऊंगा। कैसे, आइए देखते हैं। n की जगह -1 पुट किया तो ये 0 हो गई, डेट इज a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। कह सकता हूँ मैं इनकी पावर हो गई 0 तो 1 1 हो गए, तो 2/1/a प्लस 1/b। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ x इज रियल नंबर देन द फंक्शन दिस हैज। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ऑप्शंस की हेल्प से। तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं कि y1 इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे इज इक्वल टू 0 पुट करना है इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा x रियल है, एक बार इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, देखते हैं क्या आएगा। ठीक, मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, b² - 4 किसके इक्वल होगा, 4 - 12। ठीक है, डेट इज -8, डेट इज लेस देन 0। इन्होंने कहा x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट माइनस का नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, बट इसका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। कह सकते हैं कि द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 के बारे में। क्या है, कहें 4 cos थीटा प्लस 3 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। तो हमें मालूम है cos थीटा लाई करता है बिटवीन -1 to 1। ठीक है, मैंने लिख लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें 3 ऐड भी कर लिया, तो मैं पाऊंगा क्या, -1 और 7।
तो 4 cos थीटा प्लस 3 की वैल्यू -1 और 7 के बीच में लाई करेगी। डेट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी और मिनिमम वैल्यू 1 होगी माइनस का। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। क्या है आइए देखते हैं। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements respectively. The number of subset of the first set is greater than the number of subset of the second by 56. ठीक है, मतलब पहले के नंबर ऑफ सबसेट ज़्यादा है कितने, दूसरे के नंबर ऑफ सबसेट से 56। देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमें मालूम है कि किसी भी ग्रुप का या सेट का ऑर्डर या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो m है या n है, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ सबसेट जो रिप्रेजेंट करता है वो किसके इक्वल होता है, 2 की पावर m पहले के लिए हो जाएगा और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर n आर द नंबर ऑफ सबसेट्स वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो इन्होंने कहा है कि 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 56, ऐसा इन्होंने कहा है। इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो पाऊंगा क्या, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। अब 56 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7। ठीक है, 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू। ये सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आप m और n की वैल्यूज पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऑप्शंस जो हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के हैं। सिंपल रीजनिंग है, आपको इधर से नहीं इधर से सॉल्व करना है। 7 को क्या लिखूंगा मैं, 7 को लिखूंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 8 माइनस 1, ये भी तो 7 होगा ना। अब 8 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 की पावर 3 ब्रैकेट में 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3। आप देख पा रहे होंगे, इसका मतलब ये हो गया, कंपेयर करने पर m की पावर 6 और n की पावर 3 हो जाएगी। अब m की पावर 6 और n की पावर 3 इसमें पुट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 36 प्लस 9 दैट इज 45। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 के बारे में। क्या है, कह राम कैन थ्रो अ बॉल वर्टिकली टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर्स, देन ही कैन थ्रो द बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू विच मैक्सिमम डिस्टेंस। इनडायरेक्टली देखा जाए इन्होंने हमसे आर मैक्स पूछा है। ठीक है, तो आर मैक्स किसके इक्वल होता है आपको मालूम होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम हाइट इज 40, वो हद से हद ऊपर की तरफ को 40 मीटर ही भेज पा रहा है किसी बॉल को। ठीक है, या जो भी चीज़ के हाथ में है। तो h इज इक्वल टू 40 मीटर्स और आर मैक्स किसके इक्वल होता है, ये हमें याद रखना कि आर मैक्स तो इक्वल होता है किस चीज़ के, 2h। ऑलवेज याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। आर मैक्स फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम हाइट गिवन है, डेट इज आर मैक्स इज इक्वल टू 2h और 2 इंटू 40 डेट इज 80। डेट इज ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है, अब बात यहाँ पर आर मैक्स की चली है, आंसर आपको मिल चुका है। थोड़ा सा हटके हम कुछ बताना चाहता हूँ। ये चीज़ निकल के कहाँ से आती है, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा ये ग्राउंड था, यहाँ से आर मैक्स अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा, किसी बॉल को फेंक दिया। ठीक है, चलती रही चलती रही चलती रही बॉल, एक स्थिति ये आई उसकी वेलोसिटी खत्म हो गई, इस पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, अब वो नीचे को लौटना शुरू करेगी। अरे हम में इतनी ताकत थोड़ी नहीं है, राम कोई आदमी ही तो है कि वो क्या करे, नीचे से बॉल फेंक दे और सीधे चांद पर चली जाए, अंतरिक्ष में घूमती रहे। इतनी क्षमता थोड़ी नहीं है हम लोगों में, एक हद तक की तो जा सकती है बॉल। वहाँ पे एक हद ये हो जाएगी कि भी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो वापस लौट आएगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से सीधे चांद पर बॉल को भेज दें, तब तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स आराम से ऐसे ही भेज देंगे, और जो हमारा चंद्रयान गया है उसको भी ऐसे ही भेज दो बिना किसी फ्यूल के। ठीक है ना, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल ये है कि एक स्थिति ये आएगी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो लौट के वापस आने लगेगी। तो जिस हाइट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट ये है एच मैक्स, अगर मैं बोल दूँ मैक्सिमम हाइट दैट इज बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। तो बी इज इक्वल टू 0 में पुट करता हूँ तो मिलेगा क्या, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है ना, ये 0 हो गया, दैट इज यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और आर मैक्स का आपको मालूम होता है कि आर मैक्स कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको मालूम होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या फार्मूला होता है कि यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये होता है आर का फार्मूला। और हम बात करेंगे आर मैक्स के लिए। आर मैक्स के लिए थीटा की जगह 45 पुट कर दो, ये हो जाएगा 90, हो जाएगा 1। डेट इज आर मैक्स की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी।
और यू स्क्वायर हमने अभी भी फाइंड आउट किया, ये रहा। इसमें आप पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा क्या, 2gh अपॉन जी, जी से जी कैंसिल आउट, आर मैक्स इज इक्वल टू 2h। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ आप समझ चुके हैं। मैं आपको एक अलग चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है, वो ये है कि टेन थीटा की वैल्यू इक्वल होती है 4h अपॉन आर। ये हमेशा याद रखना, लेकिन मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दे रहा हूँ कि आर जो है आर मैक्स नहीं है, ये जनरल आर है। कोई भी जब आपको एक जनरल हाइट और एक जनरल आर गिवन हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपसे पूछे कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था क्या था, तो आप टेन थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन आर की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब कुछ महान व्यक्ति ये भी होंगे, कहेंगे सर कि आपने कहा कि आर मैक्स के लिए थीटा की वैल्यू 45 होती है, इसमें थीटा की जगह 45 पुट कीजिए तो हमें मिलेगा क्या, आर इज इक्वल टू 4h, क्योंकि 1045 की वैल्यू होती है 1। आर इज इक्वल टू 4h मिल गया। बोले आपने कहा था सर आर की वैल्यू 2h होती है और यहाँ पे आर की वैल्यू 4h मिल रही है। तो प्लीज़ मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, पहले ही बोल देता हूँ कि ये आर मैक्स है, ये आर जनरल है। आप इसमें थीटा की जगह 45 पुट करके कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये आपको रहेगा, बट ये आपके, मैं दावा करता हूँ कि आपके 30 सेकंड एग्जाम में बहुत आराम से बचा लेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कह हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिन विद टी एंड एंड्स विद एम। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड पोस्टमैन इज 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट हैं। ओके, इन्होंने कहा मैंने 7 गोल गोल गोले बना लिए इसके सर्कल्स। इन्होंने कहा टी से स्टार्ट होगा। ओके, मैंने इसमें टी पुट कर दिया। तो पुट करने का तरीका कितना हुआ, मेरे पास यहाँ पे पुट करने का कोई ऑप्शन है जी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि टी ही पुट करना है, दैट इज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, मैंने यहाँ पुट कर दिया एक। ठीक है, और एक सर्किल में एक अल्फ़ाबेट ही रखा जा सकता है। बस ऑप्शन चेक करने कितने ऑप्शन उसके पास हैं। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। टी आना है मतलब फिक्स, आना ही आना है। टी आप चेंज नहीं कर सकते, फिक्स मतलब फिक्स, बात खत्म। ऐसे ही इन्होंने कहा कि एंडिंग विद एम, ये भी इस वाले गुल्ले में भी एक ही आएगा। क्यों, इन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये फिक्स है कि यहाँ पर एम ही आना है, मैंने एम रख दिया। हर गोले में एक आएगा, क्योंकि एक गोले में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ही तो रखा जा सकता है। बस समस्या हमें ये देखनी है उसके पास ऑप्शंस कितने हैं। अब मैंने एक ये टी पुट कर दिया, एक एम पुट कर दिया, बचे मेरे पास कितने अल्फ़ाबेट, 5 अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये 5 अल्फ़ाबेट सर्कल नहीं बनाऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। मेरे पास बचे 5 अल्फ़ाबेट्स। अब 5 अल्फ़ाबेट्स को इस जगह पर पुट करना है। अब बारी आती है इस वाले में रखने की। तो हो सकता है ये ओ को रख ले, पी को रख ले, एस को रख ले, एम को रख ले, एम नहीं हो सकता सॉरी, ए को रख ले या एन को रख ले। ठीक है, इन पांचों में से कोई एक रख सकता है। मैंने आपको बताया एक गोले में एक अल्फ़ाबेट आएगा। बस तरीके देखने कितने तरीके हैं, तो इसके पास 5 ऑप्शन है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक तो कोई ना कोई सा अल्फ़ाबेट यहाँ पुट कर दिया। कितने बचे, अब आपके पास 4 ही तो रह जाएंगे, मतलब यहाँ के लिए सिर्फ आपके पास 4 ऑप्शन है। ऐसे ही ऐसे ही इस पोजीशन के लिए आपके पास सिर्फ 3 आपके पास ऑप्शन है। इस पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन है, इस पोजीशन के लिए आपके पास एक ही पोजीशन के लिए एक ऑप्शन रहेगा। तो आप पाएंगे क्या, 5 4 3 2 1 के मल्टीप्लाई, दैट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज फैक्टोरियल 5, या कह सकता हूँ 120। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है कि कंडीशन हमें गिवन है कि एफ एक्स प्लस 1/x की वैल्यू इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, देन एफ क्यूब रूट ऑफ 3, तो देन एफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू हमसे पूछिए किसके इक्वल होगी। आइए फाइंड आउट कैसे करते हैं देखते हैं। हमसे पूछा है कि इसकी जगह पे अगर मैं √3 पुट कर दूं, दैट इज एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 पुट कर दूं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले पहला तरीका देखता हूँ। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू किसके इक्वल है, वो इक्वल है √3 के। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका फाइंड आउट करूंगा स्क्वायर। क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे इसकी। ये कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस 1/x, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। हमने अभी भी फाइंड आउट किया, एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² की वैल्यू 1 है। 1 आप यहाँ पुट करेंगे तुरंत माइनस माइनस तुरंत 1 - 1 दैट इज 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक तरीका ये है और एक तरीका मैंने आपको अभी बताया था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है। आप एक काम कीजिए, एलसीएम लीजिए, आप पाएंगे क्या, x² माइनस x √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूट फाइंड आउट कीजिए, मिलेगा √3 प्लस माइनस √3 माइनस 4। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या मिलेगी, √3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज √3 प्लस माइनस आई अपॉन 2। कह सकता हूँ मैं e की पावर प्लस माइनस आई 30 मिल गया। ठीक है, मुझे निकालना है एक्स क्यूब होगा e की पावर प्लस माइनस आई 90, क्योंकि 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी डिवाइबर थ्योरम की हेल्प से। और इनका क्या करना है, हमें इसमें पुट कर देना है। मैं पाऊंगा क्या, x³ प्लस 1/x³ बराबर e की पावर आई 90 प्लस e की पावर माइनस का आई 90। इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 cos 90 मिलेगा, cos 90 0 होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोनों तरीके मेरे को आपको बता दिए, दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो एग्जाम में आपको समझ में आया उससे आप कर देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में, देखते हैं क्या है। कहते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप एक चीज देख के बताइए, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव है या कौन सा डेरिवेटिव है। आप देखेंगे पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया गया है। वो बात दूसरी है कि कहीं पर पावर 3 है, कहीं पर पावर 2 है, लेकिन हमें इन्होंने कहा है कि आप इसका ऑर्डर बताइए। ठीक है, और हमें ऑर्डर बताना है, इसकी पावर नहीं बतानी। तो ऑर्डर बताना है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में, क्या है देखते हैं। कह रहे हैं इफ द फोकस ऑफ द इलिप्स दिस एंड हाइपरबोला कोइंसाइड देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इज, मतलब इलिप्स की फोकिस और हाइपरबोला की फोकिस जो है इक्वल हैं। कोइंसाइड का मीन्स जो है संपाती, मतलब इक्वल हैं, एक ही हैं। ठीक है, हमें इसी चीज़ का इस्तेमाल करके बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मान लेता हूं मैं हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो है वो इवन है, तो इवन जो है किसके इक्वल होगा, इवन इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² अपॉन a²। ठीक है, तो a² और b² की वैल्यू किसकी होगी, तो ये 25 है, ये आ जाएगा अपॉन में इसके, अपॉन 25 अपॉन 25, ये वैल्यूज हो जाएंगी a² और b² की। वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 25 प्लस 81 अपॉन 25 अपॉन 144 अपॉन 25। कह सकता हूँ 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर 4 प्लस 1, ठीक है 5, और 8 प्लस 4 2, और हो गया 1 प्लस 1 2, दैट 2 to 5। और 2 to 5 जो होता है किसका होता है, ये बचा आपका 2 to 5 अपॉन 144, ये होता है 15 का, और ये होता है 12 का, तो 15 अपॉन 12। कह सकता हूँ 3 से आप डिवाइड कीजिए तो 5 अपॉन 4 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मिल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड आउट करूँगा इसकी एक फोकस। फोकस क्या होगी, ए ई। ठीक है, या कह सकता हूँ A1 E1। A1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से A1 की वैल्यू क्या हो गई 12/5 या 12/5 इंटू ई की वैल्यू 5/4 फाइंड आउट किया, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12 दैट इज 3 आ गई। अब उन्होंने कहा कि फोकिस आर कॉन्साइडिंग, तो मतलब इसकी फोकी और इलिप्स की फोकी जो है एक ही होंगी। ठीक है ना, मान लेता हूँ मैं हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो है E2 है। अब इसकी E2 है, इसका मतलब इसकी फोकी क्या होगी A2 E2। किसकी है ये, इलिप्स की। किसके इक्वल होगी, A1 E1। क्यों, इन्होंने कह रखा है कि फोकिस आर कॉन्साइडिंग। ठीक है ना, A2 की जगह पुट करूंगा, क्या आएगा 4 इंटू E2 इक्वल होगा किस चीज़ के, A1 E1 की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की, किसके 3, दैट इज E2 इज इक्वल टू 3/4। अब E2 मिल गया तो b² फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्यों, b² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट में 1 माइनस a² की वैल्यू 16, 1 माइनस ये हो जाएगा 9/16। ठीक है ना, तो 16 से 16 कैंसिल आउट, मिलेगा क्या 16 माइनस 9 दैट इज b² इज इक्वल टू 7। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में, देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी इज। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए, सामने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिली हुई है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, पहले आप डॉट प्रोडक्ट ही फाइंड आउट कीजिए। तो मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करता हूँ, क्या इस पर डॉट लगाया,
ए के साथ पूरा ऑपरेट प्लस बी के साथ पूरा ऑपरेट, मिलेगा क्या? ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। अब ये आपको दिख रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी है, ठीक है, मैंने लिख दिया। और आपको मालूम है अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो एलिमेंट अगर गलती से भी सेम हो गए तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, डेट इज ए बी जीरो और ए बी जीरो, जीरो प्लस जीरो डेट इज ऑल जीरो, ऑप्शन नंबर। और अगर डॉट प्रोडक्ट इसकी क्या आ गई? जीरो। हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, क्या आई थी? इज इक्वल टू जीरो। कह सकता हूँ इनकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, और डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दैट इज सी, 90 डिग्री द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के बारे में। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट। ओपन सेट का मीनिंग आप समझते हैं। ओपन सेट का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई भी लिमिट ना हो, आप उसका ना आदि जानते हो ना आप उसका अंत जानते हो, बस चलता रहे, ठीक है ना। अब ये आपको मैं एक चीज़ देख के बता सकता हूँ कि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं। अब मुझे मालूम है कि 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक चलता है, बाउंड है, ठीक है, 1 भी होता है और ये भी होता है। जेड क्या होती है? जेड होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस का इन्फिनिटी तक, ठीक है। एस के अंदर हमें मालूम है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट 1 से लेस 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 लेस, एक स्थिति है कि जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें मालूम है कि इसका भी कोई ना कोई अंत और आदि तो है ही है। लेकिन हम देखते हैं, ये कह रहे हैं कि x कोई भी रियल नंबर है बिटवीन 1 एंड 3, और आपको मालूम है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कभी 2 से डिवाइड करके, कभी 3 से डिवाइड करके, कभी 4 से डिवाइड करके, एंड सो ऑन, इसी टाइप से बहुत कुछ करके आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका एक लिमिटेड नहीं है, हमें नहीं पता स्टार्टिंग में क्या आएगा और उसका अंत क्या है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में। क्या है? कह रहे हैं इफ ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स इन सच अ वे दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी सी वैक्टर्स है तो हमें मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है। ये इक्वल होते हैं। हमसे इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू इक्वल होगी मॉड ऑफ, तो इसकी वैल्यू जो है इक्वल होगी किस चीज़ के? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। डेट हम देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो जीरो है, देख ही पा रहे होंगे। ए स्क्वायर मॉड ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज 1 प्लस 16 प्लस 4, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एज इट इज दे रखा है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, किसके इक्वल हो जाएगी? 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 माइनस का, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 123 के बारे में। क्या है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट आर दिस एंड दिस, देन इट्स लोकस विल बी। अब ये कोई पॉइंट है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। मैं लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 40 प्लस 1। मैं क्या करूँगा, यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। कैसे? 4 को उठा के इधर लाया, 2 को अपॉन में लिख लिया। x माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सिमिलर इसके साथ y माइनस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू टी। यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ टी है, ठीक है, तो क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। मिलेगा x माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 6 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे, यहाँ से आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। चाहे आप आगे सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा क्या? वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्यों 4 4 जा 16 और आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 8, 8 टाइम्स x माइनस 4। अब तो ये सॉलिड आपका पैराबोला है ही है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 124 के बारे में। क्या देखते हैं, कह रहे हैं फॉर ऑल x बिलोंग करता है -1 to 1, देन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है, तो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल होता है किसके? 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, आपको याद होगा, और नहीं है तो मैं कहूँगा आपको याद होना चाहिए,
ठीक है, हर चीज़ हर जगह आप एग्ज़ाम में प्रूव नहीं कर सकते, आपको ये याद होना चाहिए। आप अगर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस लेवल पर इतनी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि आपको ये याद ना हो। और अगर आप जीआईसी दे रहे हैं तो इसका आंसर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। लेट 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, मैंने एज्यूम किया। यहाँ से कह सकता हूँ 10 हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ए की टर्म्स में, तो ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई। अब ई की पावर माइनस वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर वाई और एलसीएम भी ले लूंगा। ठीक, क्या पाऊंगा, ई की पावर 2y माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2y प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ में, ठीक है, यहाँ से ई की पावर 2y की वैल्यू मुझे मिली क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब लूंगा लॉग, तो 2y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दैट इज y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और एक्चुअली y था क्या, y था हमारा 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x, that is 10 hyperbolic inverse x is equal to y is equal to 1/2 log of 1 plus x upon 1 minus x, that is option number C is the right answer। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 के बारे में, क्या है आइए देखते हैं। क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप 8 है, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ, डेट लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था यूलर फाइव फंक्शन क्या होता है, तो फाइव एन इज इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P2। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर सर 2 जो है 3 बार आया है, डेट इज आप करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1/2, 1 माइनस 1 अपॉन 1/2, 1 माइनस 1 अपॉन 1/2 3 बार। जी नहीं, मैंने आपको वहाँ बताया P रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर को। यहाँ पे प्राइम फैक्टर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है, लाख हो हमें मतलब नहीं है, किसकी पावर है, 2 की पावर है, हमें पावर से मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ उसका बेस लेना है, बेस प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 इसका बेस है, प्राइम फैक्टर है, डेट इज 8 इंटू 1 माइनस 1/2, 1/2 इसका आ जाएगा, डेट इज 2 4 जा 8, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि 4 नंबर ऑफ जनरेटर्स आर 4। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आज का ये 2021 का पेपर था, ये कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं आपसे पूरे वीडियो में ना आपको लाइक करने के लिए कहता, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, तो मेरी भी एक मजबूरी है कि मुझे एक क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। मुझे ये बीच-बीच में कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आपको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें थोड़ा बहुत और अच्छा कंटेंट लेके आ सकें और अच्छे से करा सकें, तो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर आपकी कोई डिमांड है, आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पे सॉल्यूशन लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।